गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीएस समीक्षा। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम भारत के संविधान की प्रेम्बल देखेंगे, जिसको उद्देशिका या प्रस्तावना भी कहते हैं। ये लेक्चर इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हमें भारत के संविधान को समझना हो तो प्रेम्बल को समझना जरूरी होता है, क्योंकि प्रेम्बल संविधान की आत्मा कही जाती है। चलिए क्विक रिवीजन करते हैं इसका। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में ये क्वेश्चन आता है कि जो उद्देशिका है इसकी आधारशिला कैसे रखी गई, इसका जो बेस था क्या था। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आया था उद्देश्य प्रस्ताव। क्या आया था? उद्देश्य प्रस्ताव, जो लाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन लाए थे? जवाहरलाल नेहरू लाए थे, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, प्रस्तावना को जो है संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, और इसे संविधान की आत्मा भी कहा गया है। क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा। अगर दोस्तों आपसे कोई ये पूछ ले कि संविधान की आत्मा और किसे कहा गया है, तो वो है आपका आर्टिकल 32, जो मौलिक अधिकार में आता है, फंडामेंटल राइट्स में आता है। और इसको संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो दोस्तों, ये कहा था भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर ने कहा था। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं जो हमारे देश की प्रस्तावना है ये कहाँ से ली गई है। तो दोस्तों, जो प्रस्तावना है ये ली गई है यूएसए के संविधान से। कहाँ से? यूएसए के संविधान से ली गई है प्रस्तावना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जानते हैं भारत की जो प्रेम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसमें क्या लिखा है। तो उसमें लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। चलिए दोस्तों, प्रस्तावना को समझते हैं। अब देखिए, प्रस्तावना के जो 3 शब्द है, 3 शब्द जो है आपके, नंबर 1 समाजवाद, नंबर 2 पंथ निरपेक्ष, और नंबर 3 है बंधुत्वता। दोस्तों, ये 3 जो शब्द है ये हमारे संविधान के संशोधन हुआ था। ये हुआ था आपका 42वां संविधान संशोधन, जो हुआ था आपका 1976 में, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, जिसको लघु संविधान भी कहा जाता है। इसके माध्यम से ये 3 शब्द जोड़े गए थे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ये पहली बार था जब प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। इसके बाद प्रस्तावना में कभी भी संशोधन नहीं हुआ। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं ये जो प्रस्तावना है इसका पूरा जो अर्थ क्या है और इसकी क्या सार्थकता है। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले जानते हैं संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, जो मैंने आपको ऊपर बताए थे। पहला था समाजवाद, दूसरा था पंथ निरपेक्ष, और तीसरा था आपका अखंडता। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था 1976 में, इसको लाया गया था किसकी अनुशंसा में? इसको लाया गया था स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा में। इसे लघु संविधान की संज्ञा भी दी गई थी। फ्रेंड्स, अब देखेंगे प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द जिनका क्या अर्थ है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम भारत के लोग, जो जहाँ से प्रस्तावना स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग। तो ये शब्द भारतीय संविधान के स्रोत को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि भारतीय संविधान का जो स्रोत है, भारतीय संविधान की जो शक्ति है, वो किसके पास है? वो जनता के पास है। किसके पास है? जनता के पास है। एवं इनमें 3 बातें स्पष्ट की गई है। चलिए जानते हैं 3 बातें क्या क्या स्पष्ट की गई है। पहली बात देखते हैं कि संविधान के द्वारा अंतिम संप्रभुता भारतीय जनता में निहित है। किस में निहित है? भारतीय जनता में। जो भारतीय जनता कहेगी वही होगा। अब दूसरा देखते हैं,
संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि थे। जो संविधान सभा बनी थी, जिन्हों लोगों ने संविधान बनाया था मिलकर, वो सब लोग कौन थे? वो सब भारतीय जनता के प्रतिनिधि थे। इसलिए भी ऐसा है कि जो संप्रभुता है भारतीय लोगों के अंदर है। और तीसरा देखते हैं, संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम था और भारतीय जनता ने ही इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। किसी बाहरी शक्ति द्वारा यह संविधान हमें नहीं सौंपा गया। क्या? जो संविधान है ये भारतीय जनता की इच्छा पर डिपेंड था और जो है किसको समर्पित है? ये राष्ट्र को समर्पित है। ठीक, इस तरीके से ये है। अब जानते हैं जो एक शब्द आता है संपूर्ण, प्रभुत्व, संपन्न, इसका अर्थ क्या होता है? अगर हम सिंपल शब्दों में समझें तो ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कि ये अपना भारत है। ठीक, ये अपना भारत है। अगर भारत कुछ भी कार्य करता है, भारत कुछ भी कार्य करता है, अपन व्यापार करता है, आयात करता है, कुछ भी चीज़ बनाता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है। जो उसका मन करता है वो करता है। तो इस तरीके से क्या कहते हैं, इसको संप्रभुता कह सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है आपको बताने का। अब थोड़ा टेक्निकल शब्द समझने की कोशिश करते हैं। भारत आंतरिक तथा बाह्य मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। किसी भी विदेशी शक्ति या आंतरिक शक्ति को इसके अंतर्गत या बाह्य मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। कोई भी रोक नहीं सकता कि भाई तुम्हें ऐसा क्यों कर रही, ऐसा क्यों नहीं कर रही। सिंथेटिक एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य है। ये बात है कब की? 1889 में। तो यहाँ पे एक मामला हुआ था किसके बीच? सिंथेटिक एंड केमिकल्स लिमिटेड वर्सेस उत्तर प्रदेश सरकार, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्र का अपना संविधान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वह राष्ट्र संप्रभु नहीं हो। चलिए इसको जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, 1947 से पहले क्या था? 1947 से पहले क्या थे? हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। हम क्या थे? अंग्रेज़ों के गुलाम थे। किसके गुलाम थे? अंग्रेज़ों के गुलाम थे। तो हमारे पास क्या था? हमारे पास क्या था? कानून था। हाँ जी, कानून था। ठीक, कानून था। जनसंख्या थी। हाँ, जनसंख्या भी थी। कानून था, जनसंख्या थी और एक निश्चित भूभाग भी था। ठीक, ये तीनों चीज़ थी। लेकिन जो चौथी चीज़ थी जिसको कहते हैं प्रभुत्व संपूर्ण, प्रभुत्व संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, तो हमारे पास संपूर्णता नहीं थी। दोस्तों, हमारे पास ये नहीं थी। हमारे पास जो फोर्थ था ये एलिमेंट नहीं था। अगर हमारे पास ये चीज़ नहीं थी तो हम कह सकते हैं कि हम उस समय राज्य भी नहीं थे, क्योंकि एक राज्य के लिए कानून का होना, जनसंख्या का होना और निश्चित भूभाग का होना और साथ में उस राष्ट्र की अपनी संप्रभुता होना चाहिए, वो जब भी देश बनेगा। तो हमारे पास ये चीज़ नहीं थी, इसलिए हम उस समय भी संप्रभु नहीं थे। और दोस्तों, संप्रभुता जो है ये किसी व्यक्ति को इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने को विवश करती है। अगर आप संप्रभु हो तो अब इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हो, आप किसी पर भी डिपेंड नहीं होगे। चलिए अब जानते हैं समाजवादी। जो एक शब्द जोड़ा गया था समाजवादी, दोस्तों ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका अर्थ जानते क्या है? इसको एक ऐसे आर्थिक दर्शन के रूप में समझा जा सकता है जहां उत्पादन और वितरण के साधन राज्य के स्वामित्व में होते हैं। किस में होते हैं? राज्य के स्वामित्व में होते हैं। आपने दोस्तों इकोनॉमिक्स में, अर्थव्यवस्था में, या आप कह सकते हो इकोनॉमिक्स में एक अर्थव्यवस्था पढ़ी होगी जिसको कहा जाता है समाजवाद अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है? जितने भी कार्य करते हैं वो कौन करता है? वो सब सरकार करती है। वो सब सरकार करती है और सरकार का उद्देश्य जो होता है वो होता है जन कल्याण। क्या होता है? जन कल्याण होता है। क्या होता है? जन कल्याण होता है। और बाजार पर किसका नियंत्रण होता है? तो दोस्तों बाजार पर जो नियंत्रण होता है ये होता है किसका? सरकार का, राज्य का। सरकार कह दो या राज्य कह दो, राज्य का नियंत्रण होता है। ठीक, इस तरीके से ये समाजवादी विचारधारा यहाँ से निकल कर आई है। चलिए अब आगे जानते हैं। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है जहाँ राज्य के अलावा निजी क्षेत्रों के लोग भी उत्पादन का कार्य कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निजी लोगों के साथ साथ
राज्य भी कर सकता है, या कह सकते हो राज्य के साथ, राज्य कहना ज़्यादा सही रहेगा, राज्य के साथ निजी लोग भी कार्य कर सकते हैं, जिसको कहा जाता है, जो हमारा मॉडल है इसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या कहते हैं इसको? मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं इसको, कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है, जो राज्य होता है और इसके साथ क्या है, निजी, जो निजी व्यापारी होते हैं, दोनों काम करते हैं। सरकार का जो उद्देश्य होता है इसका होता है जन कल्याण करना, कल्याण करना, ठीक है। और जो निजी होता है इसका कार्य होता है लाभ कमाना, इसका कार्य होता है लाभ कमाना। तो इस तरीके से भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। अब अगला शब्द देखते हैं जो है आपका पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव होगा तथा जहाँ सभी धर्मों का समान भाव से देखा जाएगा, सम्मान किया जाएगा, सबको एक जैसा समझा जाएगा। किसको समझा जाएगा? सभी धर्म को एक जैसा समझा जाएगा। अर्थात राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और सभी धर्म इसके लिए समान होंगे एवं राज्य धार्मिक मामले में न्यूट्रल रहेगा, वो किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करेगा। अब बात करते हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य की। लोकतंत्रात्मक गणराज्य से अभिप्राय मोटे तौर पर उस राज्य से होता है जिसमें एक निर्वाचित अध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधि की सरकार होती है। दोस्तों सबसे पहले हम लोकतंत्र को जानने की कोशिश करते हैं। तो लोकतंत्र में क्या होता है? जनता द्वारा जनता पर शासन होता है। क्या होता है? जनता द्वारा जनता पर शासन होता है। ये डेफिनेशन दी थी अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके अब्राहम लिंकन ने। उन्होंने कहा था जनता द्वारा जनता पर शासन, यही लोकतंत्र है। और गणतंत्र से अभिप्राय ऐसा देश या ऐसी सरकार या ऐसा राष्ट्र जहाँ पर जो है राष्ट्र का प्रमुख जो है वो चुना जाता हो। क्या होता है? वो चुना जाता है या निर्वाचित होता हो। और ये जो निर्वाचित है ये आपका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से हो सकता है। प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। अब प्रत्यक्ष का एग्जाम्पल लोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा यूएसए के प्रेसिडेंट, और अप्रत्यक्ष का उदाहरण लोगे तो आपको ये दिखेगा यहाँ पे इंडिया के राष्ट्रपति। जब इंडिया के राष्ट्रपति की बात करोगे तो ये अप्रत्यक्ष है, क्योंकि आम जनता जो है इन्हें प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती। लेकिन जब प्रत्यक्ष गणतंत्र की बात करोगे तो यहाँ पर आपको यूएसए के राष्ट्रपति मिलेंगे, क्योंकि यूएसए के जो राष्ट्रपति होती है उस पर जो वोट है जनता प्रत्यक्ष रूप से खुद डालती है। और जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पे राजा होता है या रानी होती है। ये एग्जाम्पल आपका यूके का, इंग्लैंड का। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे आप गणतंत्र नहीं कह सकते, यहाँ पर कह सकते हो वंशानुगत या राजतंत्र होता है। तो दोनों में ये अंतर होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। भारत में संसदीय सरकार की स्थापना करके तथा निर्वाचित राष्ट्रपति को राज्य का प्रमुख बनाकर प्रस्तावना के लोकतंत्रात्मक गणराज्य का समर्थन बनाया गया है। क्या करा गया है? भारत में संसदीय सरकार की तो स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना? संसदीय सरकार। ये आपको देखने को मिलेगी यूके में संसदीय सरकार। और जो और क्या है, निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, जो राष्ट्रपति है निर्वाचित होगा। वंशानुगता के आधार पर जो है ये आपको देखने को मिलेगा यूके में, जो भारत में नहीं है। तो क्या करा, इस तरीके से क्या करा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का समर्थन करते हैं। अब बात करते हैं न्याय की। प्रस्ताव ने इन शब्दों के आधार पर संविधान के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना का लक्ष्य क्या है, प्रस्तावना का लक्ष्य क्या है, तो प्रस्तावना का लक्ष्य है न्याय। और न्याय भी कैसा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये तीन तरीके का न्याय चाहिए। तो तीन तरीके की न्याय की बात करिए। पहला है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक और तीसरा है राजनीतिक। चलिए अब देखते हैं इसको। प्रस्तावना में इन शब्दों के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किए गए जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्वों को कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ये लिया गया है
रूसी क्रांति से, कहाँ से, रूसी क्रांति से लिया गया है। और रूसी क्रांति जो है ये 1917 में हुई थी। अब देखते हैं व्यक्ति की गरिमा की बात। संविधान में व्यक्ति के गरिमा के संबंध में महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं। अनुच्छेद 17 में दिए गए मौलिक अधिकार का उद्देश्य अस्पृश्यता के आचरण का अंत करना है, क्योंकि यह मनुष्य की गरिमा का विरुद्ध है। क्या करता है, ये मनुष्य की गरिमा पर ठेस पहुंचाता है, उसको परेशानी होती है अगर आप उसके साथ अस्पृश्यता का आचरण करोगे। इसलिए क्या करा गया हमारे संविधान में आर्टिकल 17, कौन सा, आर्टिकल 17 लाया गया है, जिसमें क्या करा, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने की बात की गई है। इसके अलावा आर्टिकल 32 में ऐसा उपबंध किया गया है कि कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार के परिवर्तन तथा अपनी व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा करने के लिए सीधा कहाँ जा सकता है, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कहाँ पे, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और आर्टिकल 32 को ही B.R. अम्बेडकर साहब ने, किसने, B.R. अम्बेडकर साहब ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा कहा है, इसको कहा है संविधान की आत्मा। किसको, आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 में आपको संवैधानिक उपचार की बात देखने को मिलेगी। किसकी, संवैधानिक उपचार की बात देखने को मिलेगी, जो 5 तरीके से आप ले सकते हो। कितने तरीके से, 5 तरीके से। अब देखते हैं, जो डिबेट का क्वेश्चन हमेशा बना रहा है कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है या नहीं। तो देखते हैं, सबसे पहला ये मामला आया था बेरूबाड़ी संघ में। कौन सा केस था, बेरूबाड़ी मामला था, ये आया था आपका 1960 में। इसमें कहा, इसमें माफ़ कीजिएगा, इसमें जो विवाद था ये था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। तो निष्कर्ष ये निकला कि संविधान का अंग नहीं है। क्या है, संविधान का अंग नहीं है। तो फिर आया आपका केशवानंद भारती मामला, ये आया था आपका 1973 में। इसमें भी यही मामला था कि भैया प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है या नहीं। तो इसमें कह दिया कि ये तो संविधान का अंग है। क्या है, संविधान का अंग है, इसमें संशोधन हो सकता है। फिर आया LIC ऑफ इंडिया मामला, जो 1995 में आया। तो इसमें भी जो विवाद था यही था कि भैया प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि ये संविधान का अंग है। क्या है, ये संविधान का अंग है, परंतु इसमें आप संशोधन नहीं कर सकते। और ऐसा संशोधन तो बिल्कुल नहीं कर सकते जिससे आम व्यक्ति की गरिमा, माफ कीजिएगा थोड़ी राइटिंग अजीब टाइप की आ रही है, व्यक्ति की गरिमा या उसकी स्वतंत्रता या व्यक्ति का किसी प्रकार से हनन होता है, उसकी किसी प्रकार से हनन होता है, तो उसको क्या है, उसको हम ऐसा, अगर ऐसा किसी प्रकार का कोई भी आप विधेयक पास करोगे या अधिनियम बनाएंगे तो उसको हम खारिज कर देंगे, उसको हम वैलिड नहीं मानेंगे। तो ये था दोस्तों। अब बात करते हैं, अब देखते हैं आगे। आर्टिकल 368 के तहत संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्राप्त है, क्योंकि केशवानंद भारती मामले के पश्चात उद्देशिका को संविधान का अंग बना दिया गया है। इसलिए संविधान की भांति उद्देशिका में भी संशोधन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। परंतु उच्चतम न्यायालय ने यह भी सुनिश्चित कर दिया कि उद्देशिका के उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता जो संविधान के आधारभूत ढांचे हैं। क्या है, जो आधारभूत ढांचे हैं। आधारभूत ढांचे से तात्पर्य संविधान के ऐसे उपवंश है जो संविधान का मूल स्वरूप या भावनाओं को निर्मित करते हैं। तो दोस्तों, जब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया जो भी संविधान का मूलभूत ढांचा है उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते, तो वकीलों ने कहा कि ऐसा भाई क्या है, हमें भी तो बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब जब ऐसी कोई बात आएगी तो हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे कि क्या चीज़ संविधान के मूल ढांचे का पार्ट है और क्या चीज़ संविधान के मूल ढांचे का पार्ट नहीं है। अब देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषता। तो देखते हैं क्या क्या विशेषता है भारतीय संविधान की। तो सबसे पहले भारत का संविधान जो है एक लिखित संविधान है। कैसा है, लिखित संविधान है, और ये बहुत ही बड़ा संविधान है। इसमें क्या है, जनता का अपना संविधान, जनता का अपना संविधान है, क्योंकि हम भारत के लोग, जनता ने खुद ही इसको स्वीकार किया है, खुद ही इसे आत्म अर्पित किया है, खुद ही इसे समर्पित किया है।
और इसमें क्या एक प्रस्तावना होगी जो आपको बताएगी कि हमारे संविधान का दर्शन क्या है। इसमें आपको संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणराज्य यह शब्द मिलेंगे, जिससे पता चलेगा कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है। तो ये क्या है, ये आपके संविधान का उद्देश्य है। अनेक स्रोतों से तैयार किया हुआ संविधान, हमारा संविधान जो है अनेक स्रोतों से तैयार किया हुआ संविधान है, इसलिए हमारा संविधान सबसे बेस्ट हो जाता है, क्योंकि हमने विश्व के सभी अच्छे संविधान की सभी महत्वपूर्ण बातों को अपने संविधान में संजोया है। संविधान की सर्वोच्चता, हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता है, जो संविधान कहेगा वही बात मानी जाएगी। मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य हैं, लोगों को जनता को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और साथ में कुछ उनको राइट भी दिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसमें कहा गया है कि भैया सरकार को भी अपने कुछ दायित्व समझने पड़ेंगे और कुछ कार्य करना पड़ेगा। हमारी एक संसदीय शासन व्यवस्था है जो यूके की संसद जैसी कार्य करती है। संघात्मक संविधान परंतु एकात्मक प्रणाली की ओर झुकाव है। कठोरता व लचीलेपन का समन्वय है, हमारा संविधान इतना कठोर भी नहीं है कि इसमें संविधान संशोधन नहीं कर सकते और इतना लचीला भी नहीं है कि इसको इजीली आप संशोधित कर दोगे। हमारे पास स्वतंत्र न्यायपालिका है, जिससे क्या होता है, न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से किसी के दबाव में ना रहकर कार्य कर सकती है और कोई भी चीज़ गलत होगी, हमारे संविधान के खिलाफ होगी, तो उसके विरुद्ध एक्शन लेगी। न्यायिक पुनर्विलोकन की भी बात करता है। द्विसदनीय विधानमंडल है, जिसमें आपका पहला सदन है आपका लोकसभा और दूसरा सदन है आपका राज्यसभा। दूसरा सदन है आपका राज्यसभा। हमारे पास इकहरी नागरिकता है, अगर कोई भारत का नागरिक है तो भारत का ही नागरिक रहेगा, किसी राज्य का नागरिक नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि ये महाराष्ट्र का भी नागरिक है और ये भारत का भी नागरिक है, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे पास वयस्क मताधिकार अधिकार है जो 18 वर्ष है। कितना है? 18 वर्ष है। हमारे पास संयुक्त निर्वाचन पद्धति है। हमारे पास अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा जातियों तथा कबीलों का संरक्षण है, जिसमें हम आरक्षण प्रदान कर देते हैं। सामाजिक समानता की भी स्थापना की गई है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने संपूर्ण प्रस्तावना को समझने की कोशिश की और जो भी उसके महत्वपूर्ण पहलू थे वो हमने सब देख लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में कमेंट भी कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।